अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। हमने आपको बड़ा तंग किया वैसे, आपको No, no, परेशान always a करते हैं pleasure. आप। Always थैंक a यू सो pleasure. मच। Always a pleasure. You are like family. So thank you so थैंक यू, much. थैंक Thank यू you. सर। एक तो मैं आज आपके टीवी चैनल पे गई थी, वहां पे बात हो रही थी कि इकोनॉमी की, पाकिस्तान की इकोनॉमी को लेकर बात हो रही थी, जो जाहिर है कि काफी कमजोर हो गई है। आईएमएफ की तरफ से भी तरह तरह की बातें की जा रही हैं। लेकिन जो पहला टॉपिक हम लोग बात करेंगे वो ये कि आपको क्या लगता है कि एक बहुत कमजोर पाकिस्तान, जो इकोनॉमी वाइज भी बहुत वीक हो गया हो, क्या ये बाकी जितने भी देश हमारे साथ जिनके बॉर्डर लगते हैं उनके लिए फायदेमंद है, या आपको लगता है कि नहीं, इससे दूसरी कंट्रीज का भी नुकसान हो सकता है, तो इतना कमजोर पाकिस्तान नहीं होना चाहिए? जी, कमजोर की बात नहीं है पाकिस्तान की या दूसरी चीज की। इंडियन रशियन फ्रेंडशिप की अगर आप बात कर रही हैं, आरजू जी आवाज आ रही है मेरी आपको? जी जी। अच्छा, आप एक बार मुझे ब्लर दिखाते, एक बार फिर से सवाल रिपीट करिए प्लीज। मैं ये कह रही थी कि पाकिस्तान के बारे में बहुत बात की जा रही है। आईएमएफ ने भी कहा है कि अगर आपने प्रॉपर तरीके से गवर्नमेंट ना बनाई इलेक्शंस के बाद, तो वो लोन हमें नहीं देंगे या नेक्स्ट प्रोग्राम में नहीं रखेंगे। तो क्या एक कमजोर पाकिस्तान, जो इकोनॉमी वाइज बहुत कमजोर हो गया हो, क्या वो अपने बाकी जो साथ में जितने नेबर्स हैं उनके लिए कोई खतरा बन गया है, या आपको लगता है कि ऐसी कोई बात नहीं है? पाकिस्तान एक खतरा है, नेबर्स के लिए नहीं। पाकिस्तान एक खतरा खुद के लिए है आरजू जी। दिस नीड्स टू बी अंडरस्टूड। दिस नीड्स टू बी अंडरस्टूड। ये जो 100 साल पहले से एक थियोरटिकल प्रॉब्लम है, ये थ्योरीज का प्रॉब्लम है, ये जहनियत बनाने का प्रॉब्लम है। पाकिस्तानीज आर नॉट लर्निंग कि वो एक जिद पे पकड़े बैठे हुए हैं। आपको उस जिद से बाहर निकलना पड़ेगा, थियोरटिकल रिविजिट करनी पड़ेगी। आप जिस आइडियोलॉजी के साथ रह रहे, वो 700 साल पहले यूरोप ने रिजेक्ट कर दी। वो नेशन स्टेट के मैटर में जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि नेशन स्टेट एक रियलिटी है, गवर्नमेंट और लोगों का जो रिलेशनशिप है वो पॉलिटिकल होगा, उसका डिविनिटी से कोई लेना देना नहीं होगा। लोग अपने और अपने गॉड के रिलेशनशिप वो अपने से डिटरमाइन करेंगे, स्टेट का कोई में इंटरफेयर नहीं होगा। बट पाकिस्तान इज नॉट रेडी टू लिसन। पाकिस्तान अपना नेशन ही एक्सेप्ट नहीं करता। बताइए कौन सी दुनिया की वो कंट्री? अफगानीज भी अपने आप को अफगानी कहते हैं, फॉर गॉड सेक। उनकी भी हिंदू हिस्ट्री है। पठान भी तो हिंदू ही और बुद्ध और यही तो थे ना, सिख। वो तो कभी नहीं कहते कि हम अफगानी नहीं है। ये एकमात्र पाकिस्तान है जो ये कहता है कि हम इंडियन नहीं है। उसके लिए उन्होंने झूठ का वो रायता फैलाया है, झूठ का वो मकर जाल फैलाया है, जो बच्चों के दिमागों में घुसेड़ दिया है, जनरेशन के दिमाग में घुसेड़ दिया। वो पाकिस्तान इज हार्मिंग इटसेल्फ बिकॉज पाकिस्तानी इज अनेबल टू अंडरस्टैंड एनी सीरियस टॉक। जहां पे वो पार्ट लेने जाता है, वो बेचारे की गलती नहीं होती, क्योंकि वो जिस माइंडसेट और फैक्ट को फैक्ट समझ के आ रहा होता है, जब वो दुनिया से बात करता है, दुनिया कहती है ये क्या बोल रहे हो आप, ये तो फैक्ट ही नहीं है। सो दे द पाकिस्तानी स्कूल कॉलेजेस नीड्स टू वर्क ऑन इट। दुश्मनी भुलाइए, सच्चाइयों को एक्सेप्ट कीजिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यू आर नॉट थ्रेट टू इंटरनेशनल कम्युनिटी। आप खुद के लिए दुश्मन हो, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि आपका क्या सही वो है, एक्शन है। अब उसकी वजह से ना इतनी डिस्ट्रस्ट हो गई है। जैसे मैं हूं, मैं कभी ये सोचता हूं कि अगर पाकिस्तान के साथ दोस्ती की जाए तो क्या ये अपने रिलीजन के ऊपर कभी सोच पाएंगे? क्या ऐसा तो नहीं ये टेम्पररी फिनोमिना है कि यार जब तक तो काम नहीं बन रहा है दोस्ती कर लो, कल को जब रिलीजन का आएगा अपना तो फिर से गजवाई हिंद कर देंगे? भाई एक फियर है ये। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? ये फियर हमारे सबके मन में है ना, क्योंकि मैंने आपसे कहा पाकिस्तान की जड़ें हिंदुस्तान में। इसका क्या तरीका है? एक तरीका बहुत सिंपल है, भाई एक्सेप्ट वी आर इंडियंस। तब हमें डर नहीं लगेगा जब आप कहोगे कि हम भी इंडियन है। अभी आप पता नहीं गंगा जमुना तहजीब, दो कौमी नजरिया, ये सबका चूरन खिलाए पड़े। अरे एक कौम हो सकता है भाई। रशियन एक कौम है, जर्मन एक कौम है, वहां पे अलग अलग वो स्टेट्स नहीं है जर्मनी में। एक कौम का मतलब है वी आर सिविलाइजेशन। आप दुनिया को सिर्फ एक ही नजरिए से, आप ये बात अगर मान लो आरजू जी कि हम इंडियन हैं, हमारे पुरखे इंडियन थे, ये लैंड हिंदुओं का लैंड है, हम यहाँ पे कन्वर्ट हुए, बस मैटर हमारा भी जो एक डाउट है ना वो खत्म हो जाएगा। तो वो पाकिस्तान इज एन एनिमी ऑफ इटसेल्फ। वो किसी के लिए खतरा नहीं है, पाकिस्तान खुद के लिए खतरा है। और जब तक पाकिस्तान खुद के लिए खतरा रहेगा, वो दुनिया के लिए खतरा रहेगा। मगर सर बहुत से लोग, सॉरी आपकी बात काट रही, लेकिन सर बहुत से लोग तो ये बात मानते हैं, बल्कि उनको बताई जाती है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं अपनी ही बात करूं,
मेरी फैमिली दिल्ली और इलाहाबाद से आई थी। अभी तक हम लोगों को अगर कोई बात करता है पंजाब में या सिंध में या किसी भी जगह, तो वो कहते हैं एक्सेंट की वजह से, क्योंकि एक्सेंट उर्दू का जैसा है, तो वो कहते हैं कि आप हिंदुस्तानी है। तो हम हाँ करते हैं, हमने कभी ना नहीं की। हम लोग तो नहीं इस बात को इनकार करते कि भाई हम इंडिया से आए थे और हम हिंदुस्तानी हैं। हाँ, हम हिंदुस्तानी बोलते हैं अपने आप को। तो हर कोई ऐसा नहीं है। एक एक कॉन्सेप्ट भारत में ये भी है कि सबको एक ही लाठी से हाँक दो, सबके सब जो है वो गलत है। सबके सब तो गलत नहीं है ना सर। फेयर पॉइंट है, बिल्कुल। तभी तो हम लोग आपसे बात कर रहे हैं ना, तभी तो ये कोशिश जारी है कि आप जैसे लोग हैं, जो और भी कुछ अच्छे यूट्यूबर हैं वो लोग हैं। पर पॉइंट ये है आरजू जी की, जो कौन है वो आपसे पूछा कि आप हिंदुस्तानी हो, वो खुद को हिंदुस्तानी नहीं मान रहा है। भाई इंडिया का डिवीजन होके, पंजाब का डिवीजन होकर के भाई इंडिया पाकिस्तान बनाना, तो ये सवाल ये तो पूछा जा सकता है कि क्या तुम यूपी वाली हो, क्या तुम पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हो, यहां से आते हो, ये तो पूछा जा सकता है। बट कोई सिंधी कहे कि क्या तुम इंडियन हो, हिंदुस्तानी हो, तो कौन हो भाई? अब अपनी हिस्ट्री तो बता दो। आप भगवान राम का कनेक्शन सिंध से है, भगवान राम का कनेक्शन कराची से है, बुद्ध जी का वो है, गुरु नानक देव जी का जन्मभूमि वहां पे। व्हाट एल्स इट गेट्स टू बी मोर इंडियन? और क्या हो जाए कि हम ये कहें कि भाई ये हड़प्पा है, मोहनजोदाड़ो है, सब कुछ तो है, फिर भी हम इंडियन नहीं है, तक्षशिला है। ये पागलपन है इसको। और लोग अपने से नफरत करते हैं। मैंने आपके प्रोफेसर्स को सुना है, वो मानने को नहीं तैयार हैं। वो ग्रीस की हिस्ट्री को ला रहे हैं, यूरोप की हिस्ट्री को ला रहे हैं, अपनी हिस्ट्री में जो लिखा है उसको वो मानना ही नहीं चाहते कि उनका है। वो हिंदुओं की किताब कह के पढ़ते हैं। तो सर अगर मान जाएंगे तो टू नेशन थ्योरी का क्या होगा? उसका चूरन जो खिलाते हैं वो कैसे? वो एक कोई अगर मान लीजिए एक इंस्टीट्यूशन टू नेशन थ्योरी का चूरन चपा के बैठा हुआ है, तो जो एकेडमिया है, जो सोच सकते हैं, जो समझ सकते हैं, वो तो सच लिखें और सच बोलें। उनको तो बताना पड़ेगा कि भाई इस्लाम का एक टाइम पीरियड था जब यहां आया, उसके पहले क्या था ये लैंड? यहां पे तक्षशिला था भाई। इसी तक्षशिला से चाणक्य उठ करके मगध में गए थे उस समय, जब सोक्रेटिस भी नहीं आया था, या सोक्रेटिस के आसपास। वो गए थे क्या नाम है, मगध में। उन्होंने कहा कि भाई अलक्षेंद्र आ रहा है यमन से। उनको तब पता था कि इंडिया की बाउंड्री क्या है। यानी तक्षशिला में बैठा हुआ प्रोफेसर पटना बिहार में आता है और बोलता है कि चलो वो अलेक्जेंडर आ रहा है, तुम और राजाओं को इकट्ठा करो, वो हिंदुस्तान पे अटैक ना करने पाए। तो आप बोल रहे हो कि वो जो तक्षशिला है, तक्षशिला यूनिवर्सिटी है, वो इंडिया ही नहीं है। आप ये तो बताओ लोगों को कि आप चाणक्य नहीं पढ़ा रहे हो अपने बच्चों को, क्यों? क्योंकि वो हिंदू था। अरे भाई उस समय रिलीजन ही नहीं है, तो उस बेचारे की क्या गलती है उसमें? ये जो जब तक डिस्ट्रस्ट रहेगा, ये भारतीयों के साइक में है। इसको समझना पड़ेगा पाकिस्तान को कि जब तक आप मुगलों को, हम ये नहीं करें कि आप मुगलों को छोड़ दो, लेकिन आप अगर मुगलों की अपनी आइडेंटिटी मानोगे, तो ये सिवाय कम्युनिस्टों के छोड़ के, जिन्होंने हर प्रॉब्लम का, इंडिया में हर प्रॉब्लम की जड़ को ब्राह्मण को बता रखा है। हमारे यहाँ कम्युनिस्ट ये मानते हैं कि ये इंडिया टू नेशन थ्योरी की वजह से नहीं, क्योंकि ब्राह्मण मुसलमानों पे वो कर रहे थे, जाति कर रहे थे, ब्राह्मण दलितों पे जाति, सब कुछ का जड़ हिंदुत्व है उनके हिसाब से। जबकि मैंने आपको मसीह आलमगीर में पढ़ के सुना दिया था कि औरंगजेब ने कहा कि बनारस के स्कूलों को तोड़ो और मंदिरों को तोड़ो, क्योंकि वहां के ब्राह्मण से वहां के हिंदू और मुस्लिम दोनों ही जो है वो प्रभावित हो रहे, वो लोग ऐसा पढ़ा रहे हैं। ये मसीह आलमगीर में लिखा हुआ है। बिल्कुल लास्ट टाइम हमने शायद सर बात भी की थी, जो मैंने आपसे कहा था कि किसी ने कहा कि जब मुसलमान पानी मांगते थे तो वो पाइप के जरिए पानी दिया जाता था। और ये बात मुझसे एक इंडियन ने की, ये बात मुझसे इंडियन ने की जो हिंदू है और मेरे खिलाफ वीडियो बनाता रहता है। उसने मुझे ये बात की, जिन दिनों मेरी उससे बातचीत थी कि यार शोज वोज में आना जाना था, उसने मुझे कहा कि ऐसा होता था, इसलिए टू नेशन थ्योरी निकली और इसलिए पाकिस्तान बन गया। एग्जैक्टली भाई ये कहानी तो हमने कहीं नहीं पढ़ी, हमारी बुक्स में ये कहीं नहीं लिखा हुआ। आपकी बुक्स ये एग्जैक्टली ये कंस्ट्रक्शन इन कम्युनिस्टों के मानसिकता का है। औरंगजेब कह रहा है कि जो ब्राह्मण है उनसे हिंदू भी प्रभावित हो रहे, मुसलमान भी प्रभावित हो रहा है। और उसी इंसिडेंट को हमारे कम्युनिस्टों ने लिख दिया कि जो एक ब्राह्मण ने मंदिर में कुछ किसी रानी का हार चुरा लिया था, इसलिए औरंगजेब ने मंदिर तोड़ दिया। यानी तो आपके यहाँ से मैं ये कह रही हूँ सर कि हमारे यहाँ जो टेक्स्ट बुक्स में चले वो तो है सो है, लेकिन आपके यहाँ से लोग जो है वो ऐसी ऐसी बातें पाकिस्तानियों को बता रहे हैं जो हमारी टेक्स्ट बुक्स ने भी नहीं लिखी, उससे भी 4 कदम आगे बढ़कर बता रहे हैं। आप देखिए वो यूं है, आप पाकिस्तान बनने का श्रेय इस्लाम को देते हैं और भारत पाकिस्तान बनने का श्रेय हिंदुत्व को देता है। अरे इंडिया के जो कम्युनिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान वाज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ हिंदुत्व।
आप कोई भी राइट होगा ना, उसमें वो कहेंगे मुफला का राइट ब्राह्मणों की वजह से हुआ, बंगाल में डिवीजन ब्राह्मणों की वजह से हुआ, सब कुछ ब्राह्मणों ने सिवाय अंग्रेजों को छोड़ के सबको सता दिया, जबकि राज्य मुगलों का चल रहा था, लेकिन ब्राह्मण वहां पे परेशानी करते। औरंगजेब के राज्य में काशी विश्वनाथ का मंदिर अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन ऑफ इंडिया इसलिए तोड़ा गया क्योंकि वहां का पंडित जो था उसने किसी रानी का वो चुरा लिया था और उसके गुस्से में मंदिर भी तोड़वा दिया। ये नहीं बता रहे हो जो मसीरे आलमगीर में लिखा हुआ है और जो तुम्हारा नैरेटिव है सब झूठ है। उसमें तुम्हारे हिसाब से मंदिर इसलिए तोड़ा गया क्योंकि किसी रानी का कोई ज्वेलरी चोरी हो गई थी। और वो कह रहा है मसीरे आलमगीरी में साकी मुस्तगद खान लिख रहा है कि भाई ब्राह्मणों ने चूंकि वहां के मुसलमानों को प्रभावित करना शुरू कर दिया था, हिंदू भी प्रभावित होते थे और ब्राह्मण अपनी वेद और पुराण और इसकी किताबें पढ़ाते थे, उससे उसको पसंद नहीं आ रही थी, तो उसने कहा कि इस्लाम को स्थापना करना यहाँ पे तोड़ दो। ये सच है जो मुस्तकिद खान लिख रहा है और ये हमको बता रहे ये कहानी कि ब्राह्मण ऐसा कर दिया, ब्राह्मण वैसा कर दिया। अंग्रेजों को छोड़ के ब्राह्मणों ने सबको सताया, जबकि वहां पे ब्राह्मण थे भी नहीं, ब्राह्मणों का शासन भी नहीं था, शासन मुगलों का था, फिर भी ब्राह्मण दुष्ट। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि बहुत से मेरे जैसे लोग, हमने बहुत से हमारे हिंदुस्तानी दोस्त या जो आते हैं टीवी पे या चैनल्स पे यूट्यूब पे, उनको सुनकर हमने बहुत सी चीजें सीखी और शुक्र है ये जो लोग हमें उल्टी बातें सिखा रहे थे हमने उनको साइडलाइन किया और उनको सुनना बंद किया है। लेकिन सर अगर हम बात करें डॉक्टर जयशंकर की, उन्होंने रशिया की बहुत तारीफ की है। रशिया से उन्होंने कहा कि हम अपना एक, उन्होंने बेस्ट फ्रेंड मेरा ख्याल है बोला है रशिया को, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो मैंने न्यूज देखी थी। कैसे सर बैलेंस कर रहे हैं? अमेरिका के साथ भी टर्म्स हैं और रशिया के साथ भी हैं, क्योंकि हम अक्सर किसी कैंप का हिस्सा बन जाता है पाकिस्तान, एक के साथ है और एक के साथ नहीं है वाला। ये बैलेंस जो है क्या भारत इसलिए कर रहा है ताकि अमेरिका को भी थोड़ा सा बता सके कि जी ज्यादा अपने चौधरी नहीं बनना, या आपको लगता है कि वाकई में बैलेंस कर पा रहे हैं? कोई और रीजन है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, मैं इसका जवाब दूंगा मगर मैंने 3 सेंटेंस में बोलना चाहूंगा। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि भारत में जो हिंदुत्व को एक विलेन के रूप में दिखाया गया और उसका चेहरा ब्राह्मण को बनाया गया, ये कतई गलत है। हालांकि कुछ हुआ होगा, कुछ ब्राह्मणों ने दुष्टता की होगी, उसको कोई डिनाई नहीं करता, समाज में कोई बहुत ये लोग नहीं आते, मगर ये जो कंस्ट्रक्टेड स्टोरी है ये सब झूठ है। कुछ उन्होंने जाति की होगी जात पात के नाम पे और लोगों के साथ, मगर इतना जो भयावह उसको मैग्नीफाई किया गया ये झूठ है, इसकी तो मैं गारंटी ले सकता हूँ। एटलीस्ट मैं उन स्टोरीज की बात कर रहा हूँ जैसे विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा गया किसी ब्राह्मण के कारण, दीज आर द लाइज। बट एनीवे लेट्स कम बैक टू योर क्वेश्चन। आपने कहा कि कैसे बैलेंस कर रहे हैं इंडिया, रशिया और अमेरिका के। अब हम बैलेंस नहीं करते, अब अमेरिका बैलेंस करता है। आप समझ रही हैं? नाउ अमेरिका इज बैलेंसिंग कि भाई अब नहीं तो अमेरिका के पास ऑप्शन है। आप देखिए आरजू जी, रशिया ने हमारे फेवर में 6 बार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो किया, 6 बार। और पहला वीटो जब किया था वो किया था फरवरी 20, 1957 को। और क्यों किया था वो भी मैं बता दूं आपको। ऑस्ट्रेलिया, क्यूबे, यूनाइटेड किंगडम और यूएस यानी अमेरिका और ब्रिटेन मिलकर के ऑस्ट्रेलिया और क्यूबा के साथ एक रिजोल्यूशन लाए थे जिसमें उन्होंने ये कहा था यूएनएससी प्रेसिडेंट को कि इंडिया और पाकिस्तान को बोलो कि वो अपना कश्मीर का मैटर रिजॉल्व करें और दोनों कंट्री की जो आर्मी है वो वहां से निकल जाए, ठीक है ना। और दोनों को जबरदस्ती बोला गया कि आप लोग बैठ के इस मैटर को रिजॉल्व करो। तब जो डिप्लॉयमेंट ऑफ यूएन ट्रूप भी वहां पे करना था, मतलब कि इंडिया में यूएन ट्रूप्स रहती, इसको सोवियत यूनियन ने वीटो किया। और अमेरिका और यूके जो है, मतलब दे वर नॉट सेंसिटिव टू आवर क्लेम ऑफ हिस्टोरिकल सिविलाइजेशन, हमारी जो जिस तरीके से हम अपनी धरती को देखते हैं। उसके बाद आप देखिए दिसंबर 18, 1961 को यहाँ पे जो हुआ, जिसे कह लीजिए गोवा का जो इंडिपेंडेंस हुआ, तो दमन एंड दीव के मैटर में भी फिर सोवियत यूनियन ने जो है वो किया, वीटो किया, क्योंकि इंडिया से कहा गया था कि वो गोवा से अपनी फोर्सेस तुरंत निकाल लें। और इसको लाने वाले थे चिली, चाइना, इक्वाडोर, फ्रांस, टर्की एंड द यूके एंड अगेन यूएस। तो ये सारे वेस्टर्न कंट्री ने 17 दिसंबर 1961 को कहा हमसे कि गोवा से अपनी फोर्सेस निकालो और जो है वो वहां पे उसको क्या नाम है, पुर्तगाल को वो दीजिए कंट्रोल। फिर सोवियत यूनियन ने हमें बचाया वहां पे। हालांकि बड़े मजे की बात है कि यूएई ने भी इस पे हमारा ही साथ दिया था। फिर जून 22, 1962 को कश्मीर इशू को फिर से उठाया गया था सिक्योरिटी काउंसिल में, और फिर वही यूनाइटेड स्टेट्स उसके पीछे था, उसको फिर से यूएसएसआर ने। तो मतलब देयर आर सीरीज ऑफ हिस्टोरिकल रीजंस। और यही बात कही है ये जो जर्मन अखबार को प्राइम मिनिस्टर ये एस जयशंकर साहब ने जो वो कहा है
कि चाइना हैज बीन देयर, चाइना इज अ टेस्टेड पार्टनर। चाइना ने हमारे साथ, रशिया ने हमारे साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं किया आज तक। Russia and India have never been in any kind of conflicted relationship since the time of independence. तो वो जो ट्रस्ट है ना, वो ट्रस्ट और एलाई का जो फैक्टर है, उसमें रशिया ने हमें कभी धोखा नहीं दिया। वी हैड जी जी, मैं बस इतना कहता कि ये जो यूएन का सिक्योरिटी काउंसिल का जो एक बड़े स्क्यूड सा वोटिंग पैटर्न है, जिसमें परमानेंट 5 मेंबर्स कुछ भी चीज पे एग्री कर जाए तो वो दुनिया के लिए बाइंडिंग हो जाता है, उससे हमें रशिया ने, उस पॉलिटिकल सिस्टम से रशिया ने हमें हमेशा बचाया है। वी आर ग्रेटफुल टू रशिया फॉर दैट। बिल्कुल। लेकिन सर एक चीज मैं आपसे जरूर समझना चाहूंगी, जो बुक्स में भी पढ़ा है, बड़ों से भी मैंने मतलब सुना है, जो सीनियर जर्नलिस्ट हों, चाहे मेरे फादर जब थे तो मैं उनसे भी सुनती थी, वो अपने दोस्तों से या कोलीग से बात करते थे, तो ये बात की जाती थी कि जिस वक्त दुनिया में 2 सुपर पावर थे, रशिया और अमेरिका, तब ज्यादा बैलेंस तरीके से वर्ल्ड चलता था। और जब से ये सिर्फ अमेरिका एक सुपर पावर रह गया है, तो उसने सब जगह चौधराहट दिखाकर और हर एक को जो है वो डराना धमकाना और ये शुरू किया। तो आपको लगता है कि भारत जिस तरह से आगे जा रहा है, और अगर भारत इंशाल्लाह, जैसे मैं बोलती हूँ इंशाल्लाह भारत जो है वो सुपर पावर के तौर पे सामने आए, तो आपके ख्याल से 2 सुपर पावर होना दुनिया में ज्यादा बेहतर है या कोई एक ही होना चाहिए? नहीं, मल्टीपल सुपर पावर होने चाहिए। क्यों 2 ही हो? हर आदमी को जो अपनी पावर और स्ट्रेंथ को दिखा सकता है, सबको सुपर पावर होना चाहिए। क्वेश्चन है कि पावर का मैनिफेस्टेशन या पावर का जो कैरेक्टर है वो क्या होगा। मिलिट्री का स्ट्रेंथ होगा, मिलिट्री का पावर का वो होगा स्ट्रेंथ। अगर आप ये कह रही हैं कि कोल्ड वॉर के समय में, यानी जब दुनिया बाइपोलराइज थी तो बहुत पीसफुल था, ऐसा नहीं है। कोरिया का युद्ध हुआ था, वियतनाम का इन्वेजन हुआ था, उसके बाद अफगानिस्तान का इन्वेजन हुआ था, और आप 1991 के बाद से देखें तो अफगानिस्तान और उसका इन्वेजन देखने को मिलता है अमेरिका के द्वारा, वो भी वॉर ऑन टेरर के अगेंस्ट में, नॉट फॉर सम अदर पीपल्स, एक्सेप्ट जो सद्दाम हुसैन के यहाँ पे हुआ वो एक गलत था। उसके अलावा कोई ऐसा सीरियस वॉर, जो एक सीरियस वॉर था, वो नहीं कोई हुआ है। तो ये मेरा ये मानना है कि नंबर 1, ये जो वर्ल्ड पावर का कनोटेशन मिलिट्री पावर के सेंस में होता है, दैट इज नॉनसेंस। और यूएन चार्टर जो समझते हैं, जिनको यूएन चार्टर का मैकेनिज्म पता है, और मैंने पढ़ा है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग, यूएन चार्टर आरजू जी, इट्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी मैकेनिज्म। जो कलेक्टिव सिक्योरिटी मैकेनिज्म है, इसके अंदर ये तभी इफेक्टिव होता है जब सारी दुनिया ये कहे कि यूज ऑफ फोर्स अब प्रोहिबिटेड है। पाकिस्तान यूएन चार्टर की बात करता है और हमेशा अपनी बात को मनवाने के लिए फोर्स का सहारा लेता है। वो यूएन चार्टर को, जो एक वियना कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ ट्रीटी में प्रिंसिपल ऑफ गुड फेथ है, पाकिस्तान हैज नेवर एक्टेड इन गुड फेथ। हाउ कैन यू वेज वॉर अगेंस्ट इंडिया 4 टाइम्स और आप यूएन चार्टर की दुहाई दो? आप 1948 में इंडिया के ऊपर घुस के आ गए और आप यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की दुहाई देते हो। आप ये कहते हो कि इंडिया पहले गया था भाई। तो यूएन चार्टर जब आपने साइन किया, यूज ऑफ फोर्स का प्रोहिबिशन है ना, कि इंटरनेशनल रिलेशंस में फोर्स नहीं यूज होगा। पॉइंट ये है, मैं ये कह रहा हूं, इंडिया जो सुपर पावर बने, पाकिस्तान सुपर पावर बने, और भी जो सुपर पावर बने, मगर उस पावर का मैनिफेस्टेशन इकोनॉमिक्स हो, ट्रेड हो, नॉलेज हो, कल्चर हो, म्यूजिक हो, एंटरटेनमेंट हो। ये गया जमाना भाई। अब लोगों के पास परमाणु बम है, इतने बम है कि अगर मारने जाएं तो कोई सुपर पावर नहीं बचेगा आज की डेट में। म्यूचुअली एनहाइलेटेड हो जाएंगे लोग। आप समझ रहे, ये जो बम है, ये कौन सा सुपर पावर है? अमेरिका सुपर पावर बचेगा अगर नॉर्थ कोरिया उसके ऊपर बम मार दे, या उसके ऊपर रशिया बम मार दे, ये न्यूक्लियर वेपन। दैट सुपर पावर का खेल खत्म हो चुका है। मैं ये मानता हूं मल्टीपोलर वर्ल्ड होने चाहिए, मल्टी पावर्ड वर्ल्ड होना चाहिए, और पावर का सोर्स मिलिट्री नहीं होना चाहिए। क्योंकि अब जो वेपन्स बन रहे हैं आरजू जी, वो हमें आपको मौका नहीं देंगे, आने वाली पुश्तों को मौका नहीं देंगे धरती पे पनपने का। द काइंड ऑफ साइंस ह्यूमैनिटी हैज अनरेवल्ड। अब आज की डेट में आपको मारने के लिए कोई फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं चाहिए, वो लॉज ऑफ नेचर यूज करते हैं। जैसे एक गोली है ना, गोली आपको नहीं मारती है, गोली की स्पीड आपको मारती है। जो एक बंदूक से जो निकलता है उसमें खाली एक वो है, मेटल का एक टुकड़ा निकल रहा होता है, वो स्पीड उसकी जो होती है वो हमको मारती है। गोली, उसी गोली को कम स्पीड से फेंके, हमको आपको कुछ नहीं होगा। उसी गोली को आप निकाल लीजिए कार्ट्रिज से और ऐसे हाथ से फेंकिए, कुछ नहीं होगा, लेकिन वो एक स्पीड पे आती है। ये बिकॉज कि हमको ये समझ में आ गया कि फेटल जो है वो मेटल नहीं है, फेटल उस स्पीड का ऑन सर्टेन, उस मेटल का सर्टेन स्पीड पे ट्रेवल करना है। तो द काइंड ऑफ साइंस अब हमें जान चुके हैं,
आरजू जी, दुनिया उस वर्ल्ड पावर को नहीं अफोर्ड कर सकती। वो इतना म्यूचुअली डिस्ट्रक्टिव होगा कि अर्थ जो है वो ब्लास्ट होके एक मिटियोर, कई मिटियोर्स में बदल जाएगा। सो आई एम सेइंग नो बाइपोलर वर्ल्ड, नो यूनिपोलर वर्ल्ड, मल्टीपोलर वर्ल्ड। सब पावरफुल हो, लेकिन सब कोई अफोर्ड ही नहीं कर सकता। मुश्किल से 6-7-8 देश है जिनके पास ये क्षमता है मल्टी पावर या दुनिया में पावर को स्थापित करने का। उसमें से इंडिया एक है। और इंडिया का जो पावर है वो, इंडिया को लोग कहते हैं इंडिया पावर बनेगा कैसे, विश्व गुरु होने के बाद। क्योंकि हम ही हैं जो दुनिया को कहते हैं कि एकम सत बहुधा विप्राह वदंती। दुनिया में हम ही एक हैं जो कहते हैं सब सही है, हम भी सही हैं, बाकी सब कहते हैं हम सही हैं बाकी गलत है। दुनिया में सिर्फ हम ही एक है आरजू जी जो हम पूरा दुनिया को परिवार मानते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है सर। आप कहीं ना कहीं हमें बीच में ले आया करें, क्योंकि हम कहते हैं हम सही है बाकी सब गलत है। लेकिन ये कि बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए, और एक दूसरे को बर्दाश्त करके, एक दूसरे को टॉलरेट करके ही दुनिया में रहा जा सकता है। बहुत शुक्रिया कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।